देखो मैंने 2011 से ही बोला था कि एफडीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल लगभग इससे क्वेश्चन आते ही, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना, आपकी बार भी जैसे हर साल इम्पोर्टेंट ही है ये, हर साल एक आध क्वेश्चन आपको जरूर मिल ही जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, अच्छे से कर ही लेना। अब देखो, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में, ठीक है, एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है, प्रमुख विशेषता पूछ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, अब देखो, यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किए जाने वाला निवेश है, ठीक है। हो भी सकता, नहीं हो सकता, आगे बढ़ते हैं। अपन ये याद रखना, ये एफपीआई होता है, ठीक है। यह मुख्यतः ऋण सर्जित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। हाँ याद करो, एफडीआई 2011 का या 12 का क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने बोला था कि डायरेक्ट एक ग्रीन फील्ड में आता है, ठीक है। दूसरी बात, इसके लिए सरकार को ऐसा नहीं कि पैसा ब्याज चुकाना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, यही आंसर है इसका। एफडीआई क्या होता है, जैसे मान लो कि वालमार्ट, फ्लिपकार्ट को वालमार्ट ने खरीदा, ठीक है, तो अब इसके लिए भारत सरकार को पैसे चली चुकाती है, नो। तो ये एकदम सही है, और ये याद रखना, एक प्रमुख विशेषता पूछा है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। ये ऐसा निवेश है जिसमें ऋण समायोजन अपेक्षित होता है। अब देखो ध्यान समझो, इन दोनों में से ही आंसर बनेगा। तो स्वाभाविक बात है कि ऋण, अब देखो, इट इज लार्जली नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, इट इज द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेप्ट सर्विंग, नो, याद रखना नॉन डेप्ट। देखो दोनों में से आंसर डेप्ट या नॉन डेप्ट, तो अब इतना सब पता होना चाहिए कि नॉन डेप्ट होता है बस। तो सिमिलर ऑप्शन आपको मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, याद रखना। गलत है, ये विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिनिधियों में किए जाने वाले निवेश, अरे नहीं होता, एफआईआई कहलाता है, गलत, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात देखो, ये सेम चीज़ पकड़ने का प्रयास करना, डेप्ट और नॉन डेप्ट, तो आपने बताया कि नॉन डेप्ट होता है बस। आगे अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये यूपीएससी ने हटा दिया था ये क्वेश्चन, 2020 से वो ऐसा कर ही रहा है, एक आध क्वेश्चन हटा ही रहा है। यूपीएससी ने क्वेश्चन हटा दिया था, उसका रीजन छोड़ो, फिर इसका कोई करने का मतलब भी नहीं है। पर ये क्वेश्चन हो गया था, पर अब क्या ही मतलब, चलो छोड़ो, आ जाओ इधर। कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ठीक है, निम्नलिखित में किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है। उस टाइम याद करो 2020 में जो तेल था उसके दाम बहुत गिर गए थे, मतलब माइनस में चला गया था, स्टोरेज जो है उसकी लागत वसूलना मुश्किल हो रहा था। तो अगर थोड़ा बहुत याद करो। दूसरी बात मैंने बोला था 2011 या 12 का क्वेश्चन आया था, तो उस टाइम भी इस टाइप की टर्मिनोलॉजी थी। अब देखो, बहुमूल्य धातु, दुर्लभ मृदा तत्व, यूरेनियम। अब देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्रूड ऑयल, ठीक है। करंट अफेयर में कोई नया क्वेश्चन बन रहा है, याद रखो, कभी कभी समझ तो उसका नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन बनने के चांसेस, ये आंसर आने की प्रोबेबिलिटी रहता है। दूसरी बात, अब याद करो 2011-12 का अपन देखे थे पहले से भी कि यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल का पहले भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि पहले क्या क्वेश्चन पूछा था, तो ये याद होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन बनाना थोड़ा ईजी होता है। अब आ जाओ इधर, ये अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गैर वित्तीय ऋण सम्मिलित है। देखो इकोनॉमी को मैं फिर बता रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़ लेना, नॉन फाइनेंशियल डेप्ट, ठीक है, मतलब जो ऋण सजित ऋण को नहीं बढ़ावा देता हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, परिवार को, अब देखो मैंने कितना बोला, जब 3 जनरल स्टेटमेंट हो पर क्वेश्चन की डिमांड वाइड हो, तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी रहता है कि तीनों स्टेटमेंट सही होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, परिवारों को बकाया गृह ऋण, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, राजकोष बिल, ट्रेजरी बिल, ठीक है। तो ये सारे के सारे आते हैं नॉन डेप्ट, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल डेप्ट है ये, ठीक है। तो अब है ना, तो इस क्वेश्चन पे ऐसा करना, फाइनेंशियल डेप्ट देख लेना एक बार सर्च करके, वो क्या होता है। आगे यूपीएससी अगले साल यही क्वेश्चन बना देगा, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था, ये जो संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर आईईए के सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं। तो याद करो, मैंने ऐसा ही क्वेश्चन बताया था, शायद 2018 का क्वेश्चन था वो। अब देखो ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, देखो
कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का। पहली बात, यूरेनियम थोरियम एक ही बात है, फालतू की बात बोल रहा है, ठीक है। कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं और अन्य घरेलू उद्यम, ये का मतलब नहीं है, ठीक है। सुरक्षा उपाय, सेफ्टी की बात कर रहा है, ठीक है। कुछ सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं और अन्य निजी स्वामित्व वाले, ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि कुछ, अब देखो आंसर इन दोनों में से बनेगा, ए और बी में से, ठीक है। देखो कुछ यूरेनियम, देखो कुछ यूरेनियम प्रयोग करते हैं, कुछ आयातित यूरेनियम प्रयोग करते हैं। अब देखो आंसर इन दोनों में से होगा, ये तो फालतू की बात बोल रहा है, ठीक। अब देखो ये चीज़ याद रखना कि यूरेनियम थोरियम एक ही चीज़ है। थोरियम को तभी प्रयोग अपने करना भी शुरू नहीं किया। यूपीएससी ने थोरियम से कितनी बार क्वेश्चन पूछा, 2022 में फिर क्वेश्चन आएगा। अब देखो ये कोई इंटरनेशनल संस्था है, ठीक है। अगर ये ऑब्जर्व कर रही है तो याद करो जो ईरान पर प्रतिबंध लगा था उसका रीज़न भी यही था कि आप यूरेनियम का इतना तो एक्सेसिव ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हो परमाणु बम बनाने में, इन सारी चीज़ों में। तो कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति, तो इसीलिए उसका चेक किया जाता है कि कहीं अपन आयात करके परमाणु बम ये तो नहीं बना रहे। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सुरक्षा उपाय है तो ये सेफ्टी के लिए, पर्पज़ के लिए इसी का ही यूज होता है। तो ये चीज़ याद रखना। और ये क्वेश्चन 2-3 बार पहले भी आया हुआ। अब देखो इसमें एक ट्रिक है, ध्यान से समझना है ना। व्यापार संबंधित निवेश उपाय, ट्रिम्स, ठीक है। ये WTO का है, अगर WTO के बारे में पढ़ोगे उसमें अच्छे तरीके से था। और ये याद रखना कि ये सेवा से संबंधित नहीं होता है, उसके लिए ट्रिप्स होता है। 3 प्रकार के थे ये WTO में, 3 प्रकार के होते, ट्रिम्स है, और एक होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड होता है, और एक सेवाओं से संबंधित होता है, और ये व्यापार से संबंधित होता है, वस्तुओं के व्यापार से। तो ये WTO में फिर बार उदाहरण, WTO इंपॉर्टेंट है, अब की बार इंपॉर्टेंट है, तो WTO अच्छे से पढ़ लेना। गेट समझौता क्या था, मराकेश संधि क्या था, वो सब सारी चीज़ें पढ़ लेना अच्छे से। अब देखो कोई नहीं, 1 2 3 नन ऑफ द अबव। देखो नए पैटर्न फ़ायदा है, 2 स्टेटमेंट सही होंगे। चलो ठीक है। विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निर्बंधन से निषिद्ध होते हैं। क्या करना, इस टाइप का स्टेटमेंट वो गलत नहीं देगा। अब देखो गलत प्रोबेबिलिटी कहाँ है, अब देखो ये स्टेटमेंट गलत नहीं बना सकते, ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ पर नोट लगा भी सकता, नहीं भी लगा सकता, पर ये देखो ये वस्तुओं तथा सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होता नहीं, सेवाओं पे नहीं होता, वस्तुओं से संबंधित है। जैसे ही दूसरा क्वेश्चन कटा था आंसर आ गया था। तो ओल्ड कोई नहीं, नए पैटर्न में अपने को फ़ायदा है। एक स्टेटमेंट अपने को पता है कि जब 3 जनरल स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, उसमें से अगर एक कोई स्पेसिफिक गलत दिया जा रहा है तो उससे अपने मोस्टली प्रोबेबिलिटी रहती है 2 की, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड स्पेसिफिक नहीं है, तो 2 के सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो RBI का क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, यही सेम क्वेश्चन आपको 2021 में मिलेगा। यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेती है, मतलब सबसे बात है मार्केट में पैसा छोड़ रही है, ध्यान समझना, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा। अब देखो बस इसी को समझने की बात है। अब देखिए क्या नहीं करेगा तो स्पेसिफिक होगा अपने को, चलो इसमें ये पकड़ना पड़ेगा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो मैंने कितनी बार बोला कभी भी तीनों सही नहीं होंगे, वो हमेशा क्या करेगा वो भी इसमें डाल के रखेगा। अब देखो वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना, मुझे बताओ अगर इसको वो घटा देगा, घटाकर उसके अनुकूलित करना, देखो ना जब भी मैंने क्या बोला नहीं करेगा तो याद रखना कि इसको ऐसे सोचो, लिमिट से क्या करेगा ऐसे सोचो, तो सब ऐसी बातों क्या करेगा, ये तो करेगा ही। जब SLR घटा दोगे तो जो लोन देने वाला जो फंड होता है वो उसके वृद्धि हो जाती है, मतलब आप और ज़्यादा लोन दे पाओगे, तो ये ज़्यादा पैसा लोगों के पास जाएगा, तो ये तो जरूर करेगा जब उसको ऐसा प्रसारवादी मोदी नीति अपनाना है, ठीक है। आगे देखो सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, मार्जिनिक स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है, याद करना ये ब्याज की न्यूनतम दर होती है, पहले बैंक रेट होती थी पर आजकल इसको माना जाता है। अब सोचो इसको बढ़ा दोगे तो मतलब क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग ज़्यादा लोन लेने ही नहीं आएंगे, तो ये काम से नहीं करेगा इसमें, ठीक है, तो ये नहीं करेगा, ठीक है, ये तो करेगा। आगे देखो बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को भी घटाना, हाँ तो ये तो काम है, इससे क्या होगा जो है लोगों के पास पैसा ज़्यादा जाएगा, तो ये भी करेगा। तो अब पूछ रहा क्या नहीं करेगा, तो सब ऐसी बात है ये वाला नहीं करेगा, तो ओनली 1 स्टेटमेंट आंसर। तो ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाओ तो इसको हटा देना,
फिर क्या करेगा ये सोचना है, और जो क्या करेगा तो ये दो ऑप्शन है, जो करेगा नहीं करेगा तो क्या बचा बस। ठीक है, आगे देखो दूसरी बात देखो ना, चलो एक ट्रिक बताता हूँ इसमें, देखो ध्यान से देखना। ऐसे तो नॉलेज का क्वेश्चन है, इतना सा तो बेसिक पढ़ के रखना। देखो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, घटाने का काम कर रहा है, घटाने का काम कर रहा है, यहाँ बढ़ाने का काम कर रहा है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये दोनों साथ में नहीं आएंगे। वेदांत तदनुपात को घटाकर यहाँ पे घटाने का काम, तो ये ओड इवन वाला, ये इवन एक साथ आ जाएगा, ओड एक साथ आ जाएगा, तो बस आंसर 1। तो वो भी लग सकता है, पर तो ये मेरा माना कॉन्सेप्ट पे करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन। अब देखो अपने नया ट्रिक जो सीखे थे, ध्यान से देखना। चारों चारों का भी बहुत समवर्ड होता है, उसी टाइप से ही होता है। और मैंने क्या बोला, जब फैक्चुअल स्टेटमेंट ज़्यादा हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है दो स्टेटमेंट सही होने की। चलो ठीक है, देखते हैं। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एलपीजी रिफॉर्म जो हुआ था उसके बाद के बारे में पूछ रहा है। अभी 11th क्लास के एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों की उत्पादकता 2004-05 की कीमत पर प्रति श्रमिक में वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी कमी हुई। ठीक है, नहीं ये गलत है, याद रखना ये चीज़। और प्रोडक्टिविटी तो आज भी अपने भारतीय जो श्रमिकों की बहुत ख़राब है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, वृद्धि हुई ये गलत है। अब ये ध्यान समझना, कमी हुई ये फंसाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बोला वृद्धि हुई है, यहाँ कमी हुई है, तो पक्का कुछ ना कुछ तो इसमें है गेम, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिशत इस टाइम सतत वृद्धि हुई, याद करो। द परसेंटेज शेयर ऑफ द रूरल एरियाज इन द वर्क फोर्स स्टेडली इंक्रीज, गलत। स्टेडली इंक्रीज डिक्रीज ये गलत होता है, उल्टा याद रखना ये घटी थी, क्योंकि स्वाभाविक बात है माइग्रेशन हुआ, क्योंकि जब उदारीकरण किया गया तो शहरों में नए नए उद्योग खुले, तो लोग वहाँ माइग्रेट हुए ना, तो ये चीज़ याद रखना, ये गलत है। ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई, एकदम जनरल स्टेटमेंट है, ये सही है। ठीक है, आगे देखा। ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी है, तो मैंने बोला ही था कि इस शहरों की तरफ लोग जाने लगे, तो ये चीज़ सही है, क्योंकि शहर में बढ़ेगा तो लोग ऑटोमेटिक गाँव में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये देखो, ये तो पकड़ना है था सतत वृद्धि, तो ऐसे गलत है, और ये वृद्धि कमी याद रखना, तो इस जगह कुछ ना कुछ है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है, प्रोडक्टिविटी तो ऐसे दोनों जगह उल्टा बहुत ज़्यादा खराब है, ये चीज़ याद रखना। तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में, तो अगर वो कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी पता होगा तो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी आया था 2011 में और फिर आया है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो दो फैक्चुअल स्टेटमेंट, तो मैंने क्या बोला, हमेशा एक ही सही होगा। चलो पढ़ते हैं अपन। कृषि क्षेत्र के अल्पकालीन साख परिधान करने के संदर्भ में है। ठीक है, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। याद रखना, हमेशा यूपीएससी इस टाइप से गेम खेलती है। सोचो ये एक अकेला है, ठीक है, और ये है ना, बोला कि इन ज़्यादा है, कॉमर्शियल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक प्लस जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं उनसे ज़्यादा है। कभी हो सकता है दो चीज़, अरे ऐसे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक तो सोचो कितने बड़े बैंक होते हैं, एसबीआई ये सब सारी चीज़ें, और सहकारी बैंक उनसे ज़्यादा हो जाएंगे, नो, गलत है। अधिक ऋण देते हैं, नो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इसमें शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा देते हैं, उसके बाद में ये आते हैं सहकारी बैंक, फिर रीजनल रूरल बैंक आते हैं। अब देखो, तो मैंने बोला था ये तो गलत फैक्ट है, तो गलत होगा। अब आगे देखो, डीसीसी भी एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक, मैंने बोला था देखो इस टाइप को याद करो, अभी मैं बताता हूँ। प्राथमिक कृषि साख समिति को निधि उपलब्ध करवाना, एकदम सही बात है। उद्देश्य या कार्य इस टाइप को जो दिया रहता है वो 100% सही होता है। अभी देखो मैंने यहाँ पे बोला था, देखो इन्वर्टेड कॉमा में लिख के यहाँ पे भी आया था एक क्वेश्चन। देखो ये वाला स्टेटमेंट सेम ऐसा स्टेटमेंट है वो, और मैंने बोला हमेशा एक वो एक्सप्लेनेशन करने में देता है तो वो कभी गलत नहीं होता, ये चीज़ याद रखना। अब आगे देखो, अब देखो ये क्वेश्चन ओनली कॉमन से करना है, ऐसा कुछ ही नहीं कि ये चीज़ें कहीं पढ़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, ध्यान से देखना। भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर, ठीक है, आपने कोई साइबर बीमा करवा दिया है, निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः, देखो सामान्यतः वर्ड, निम्नलिखित में कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं। ठीक है, तो अपन जो एक्सट्रीम वर्ड होगा उसी को काटेंगे। तो मैंने बोला देखो चारों जनरल स्टेटमेंट 1 2 3 4 चारों जनरल, चारों सही होंगे नहीं, चारों जनरल है तो 3 सही होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अब देखो
यदि कोई मेलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत, एकदम सही बात है, सही है ये तो। यदि यह प्रमाणित हो जाता, अब देखो ध्यान समझना, प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया तो नए कंप्यूटर की लागत, पहली बात नया कंप्यूटर कभी दिया भी नहीं जाएगा, साइबर बीमा में नया कंप्यूटर क्या करेगा, सुधार कर सकता है, ये सारी चीज़ें हो सके। दूसरी बात, पता है कि जानबूझ के तोड़ा गया तो क्यों देंगे इसका, गलत। यदि साइबर बलात् ग्रहण होता है तो इसे हानि का न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ प्रमाणदाता की सेवाएं लेने पर लागत वाली लागत, देखो ये समझ रहे हो, लागत ये दिया जाए, नया कंप्यूटर नहीं दिया जाएगा कभी भी। यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत, ये भी सही बात है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो इस टाइप के जब भी 6 स्टेटमेंट आए, ठीक है, 6 के 6 कभी सही नहीं होंगे, 3 4 5 6, तो 6 के तो 6 कभी सही नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो भारत में, तो भारत की बात करें स्पेसिफिक आएगा आंसर, निम्नलिखित में कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता पॉसिबिलिटी बोला है, सार्वजनिक निवेश की बात बोला है। अब देखो ध्यान से देखना, पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच से करो हो जाएगा। पॉजिटिव क्वेश्चन की साउंड है, अब देखो सभी फसलों, काटो इसको, सभी फसलों के कृषि उत्पाद के न्यूनतम समर्थन मूल्य, पहली बात तो याद रखना 24 या 23 को दिया जाता है एमएसपी, यार अब की बार भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पहली बात ये गलत है, सभी कृषि के लिए तो दिया नहीं, फसलों के लिए दिया भी नहीं जाता। आगे देखो सामाजिक पूंजी विकास, एकदम बहुत अच्छा वर्ड है, यही क्वेश्चन यूपीएससी 2019 में भी पूछा था, ठीक है, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये पॉजिटिव है, ये तो अच्छी बात है। प्राथमिक कृषि शाख समितियों के कंप्यूटरीकरण, ये भी बहुत अच्छी बात है, कंप्यूटरीकरण डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, दो तो सही हो गए। कृषकों को निःशुल्क बिजली का आपूर्ति, याद करो कितनी बार ये आया, हर बार गलत हुआ, ठीक है, ये तो उल्टा नेगेटिव चीज़ है। बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी, गलत, ये भी बैंक एनपीए को बढ़ावा देता है, गलत। सरकारों द्वारा शीतगार सुविधा को विस्थापित करना, एकदम पॉजिटिव बात है। कोल्ड स्टोरेज को तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इनको सबको बढ़ावा मिलेगा, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट 1 2 3, 3 सही होगा। अब देखो ध्यान से देखना, इस टाइप क्वेश्चन हमेशा आता है, तो एक चीज़ रखना, इसमें एक हमेशा सही दिया रहेगा। भारत में फर्म के ब्याज प्राप्त व्याप्ति इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है, क्या महत्व, तो पॉजिटिव चीज़ है। अब देखो 1 2 3 नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अभी कभी भी नहीं होगा, तीनों कभी सही नहीं होगा, एक तो जरूर गलत होगा और एक तो हमेशा सही दिया रहेगा, उसके बारे में बताएगा, एक्सप्लेन करेगा उसको, ठीक है। अब देखो ब्याज व्याप्ति अनुपात है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के पद का क्या महत्व है, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है, एकदम पॉजिटिव बात है, सही बात है, ठीक है। आगे देखो, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि आने वाले जोखिमों के मूल्यांकन में मदद करता है, ये दोनों बातें एक ही चीज़ हो गई, एकदम पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। आगे देखो, अब जो मैंने बोला था तीनों तो मोस्ट, ठीक है, इसमें देखते क्या गलती हो रही है। उधार देने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा, ठीक है, उसके ऋण समावेदन क्षमता उतनी ही खराब होगी, खराब नहीं अच्छी होगी, याद रखना। जब उसके बारे में आकलन किया जा रहा है, उसका आकलन अच्छा आ रहा है, मतलब कि वो कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी क्या होगा, ऋण संवेदन क्षमता उतनी अच्छी होगी ना, वो ज़्यादा। अब देखो ये चीज़ है, छोटे छोटे वर्ड, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, नए पैटर्न में तो फ़ायदा, ज़्यादा सोचना भी नहीं है। अब देखो मैंने बोला था ना 4 जनरल स्टेटमेंट सोचने नहीं है, चारों के चारों सही होंगे। देखो हाल ही के बीते दिनों में निम्नलिखित कौन कौन से कारक नीतियाँ भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित करे, प्रभाव डालना याद करो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सोचना ही नहीं है, चारों के चारों। न्यूनतम समर्थन मूल्य डालेगा, सरकार द्वारा व्यापार करना डालेगा, सरकार द्वारा भंडारण करना भी डालेगा, उपयोगिता सहायता सब्सिडी, सारे के सारे डालेंगे, याद करो जनरल स्टेटमेंट, ये चीज़ याद रखना। अब आधा लीटर 3 फैक्ट, एक सही होगा, ध्यान से देखना। पिछले दशक में, एक डिकेड की बात करते हैं, गलत होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, में भारत से लेकर व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई, गलत, स्टेडली डिक्रीज, ये सब पकड़ो इधर, ठीक है। द वैल्यू इंडिया से इनका ट्रेड हैज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, क्या बात करो, गलत होगा, ठीक है। आगे देखो, भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है, एकदम सही बात है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरा बांग्लादेश में है, अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, तो ये सही है। अब मैंने बोला था एक तो चीज़ सही दिया, याद करो इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा रहता है, ये देखो इस पेपर में पकड़ो, नई चीज़ पता लगी। पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार है, अरे नहीं, बांग्लादेश रहा है,
याद रखना, तो गलत है। 3 में ऐसे बोला, 3 फैक्चुअल स्टेटमेंट, 3 में से 1 सही होगा। दूसरी बात ये चीज़ पकड़ो, ये देखो यही सही है, और वो उधर भी मैंने बताया था, 2-3 क्वेश्चन उधर भी अपन कर चुके थे। ठीक है, अभी तो देखो, निम्नलिखित समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं। अब देखो G20 के सदस्य होने के लिए सबाइस बात है, एक वर्ल्ड मतलब बड़ी इकोनॉमी होनी चाहिए, छोटी इकोनॉमी को नहीं लेंगे। तो याद रखना कि देखो G7, फिर G7 बाद में, G7 में कौन कौन आता है? जर्मनी आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, फ्रांस आता है, कनाडा आता है, USA आता है, ठीक है, इटली आता है और जापान आता है, ठीक है। फिर G8 बना था, कुछ टाइम तक रशिया को लिया गया था, फिर रशिया को बाद में हटा दिया गया था, फिर वापस से G7 बन गया। तो ये पता होना चाहिए। अब देखो G20 में कौन कौन आएगा? G20 में G8 तो ये सारे मेंबर आएंगे, उसके अलावा टर्की आएगा, यूरोपियन यूनियन आएगा, ठीक है, अर्जेंटीना आएगा, ठीक है। अच्छा था ना, आपकी बार अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ने का प्रयास किया गया, तो याद रखना G20 मीटिंग में भारत में हुई थी। ब्राज़ील आएगा, साउथ कोरिया आएगा, मैक्सिको आएगा, चीन आएगा, इंडोनेशिया आएगा और सऊदी अरब आएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आएगा, इंडिया आएगा और साउथ अफ्रीका आएगा, ठीक है। आपकी बात G20 क्वेश्चन जरूर आएगा, जो भारत में हुई थी, और उसमें जहाँ तक मुझे याद है उसमें एक रिकमेंडेशन दिया गया था कि अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ने का प्रयास किया गया था। तो वो भी एक बार देख लेना, क्वेश्चन बन सकता है उससे, ध्यान से समझना, ठीक है। चलो, एक तो ये तरीका था, मतलब पता हो तो नॉलेज गैस पे। चलो नहीं, मान लो नहीं पता है, पर अपने को इतना पता है कि इसकी जो इकोनॉमी लार्ज इकोनॉमी होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान से समझना। तो न्यूजीलैंड एक छोटा सा देश है, उसका कैसे उसका पार्ट बनेगा? नहीं, मलेशिया ये छोटे मोटे देश है, ये तो नहीं होंगे, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन गया अपना काम से। ईरान, देखो ईरान पे तो कितने परमाणु प्रतिबंध ये सारे लगे रहते हैं, इसको कैसे ले लेंगे अपन? और वियतनाम एक छोटा सा देश है, अनस्टेबल कंट्री है वहाँ पे भी, ठीक है। आगे देखो, सिंगापुर एक छोटा सा देश है, नो, ये भी नहीं होगा। अब देखो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में बैठक हुई थी 2020 की। मैक्सिको है, दक्षिण अफ्रीका है, टर्की है, याद रखना ये सारे सिरे नए क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी उसका भी रहता है, पर थोड़ा बहुत लॉजिक लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, कर सकते हो क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। नहीं भी पता हो क्या जाता। अब देखो ये क्वेश्चन, अब मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं होती, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना होता। अब देखो 6 है, 5 है ना, 5 का ट्रिक तो है ही, 5 - 2 3, तो 2 3 4 5, 3 आंसर आएगा। पर फिर भी मैं फिर बता रहा हूँ ज़्यादा, ये आप देखो ना, ये गलती मत करना कि डायरेक्ट आप इस पर खेलो। उससे अच्छा है कि पहले नॉलेज, जो मैंने इतनी सारी ट्रिक बताई, प्लस माइनस पॉजिटिव जनरल स्टेटमेंट, ये सारी लगाना, ऐसा नहीं 3 स्टेटमेंट मार के आ गए। ये तो मैं बता रहा हूँ कि अप्रोच ये भी लगता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत, अब देखिए कोई योजना है तो पॉजिटिव होगी। निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन, अब देखो अल्पकालीन, ये वर्ड पकड़ो, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। अब देखो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड अपन जानते हैं उसी के लिए होता है। तो अब देखो ध्यान से समझना, पहली बात यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पकड़ने वाला है, अल्पकालीन है और ऋण समर्थन। अब देखो मैंने पहले बोला था जो नेगेटिव चीज़ें उनको काटो, ठीक है। अब देखो फार्म परिसंपत्ति के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव चीज़ है, ये तो जरूर होगा, 100% होगा। रख रखाव के लिए छोटा मोटा चीज़ है, होगा। कंबाइंड कटाई मशीनों के लिए, ट्रैक्टर, मिनी ट्रकों के लिए, मुझे बताओ ये अल्पकालीन ऋण में ये कहाँ से आ गया? अरे सरकार कब से देने लग गई कटाई की मशीनें, ये सब देने? नो, कभी नहीं देगी, याद रखना, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म है ऐसे भी। आगे देखो, फार्म परिवारों को उपभोग आवश्यकताओं के लिए, ये जनरल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है, दिया जा सकता है, ठीक है। अब देखो फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए, ये भी दिया जाएगा, फसल किसान के लिए दिया जा रहा है तो किसान के लिए क्यों नहीं आएंगे, ठीक है। अब आगे देखो, परिवार के लिए घर निर्माण ही, अरे भाई उसके लिए हाउस, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है तथा गांव में शीतघर सुविधा स्थापना के लिए नहीं। अभी देखो याद रखना, यहाँ जोड़ दिया, ये हो सकता था परंतु ये तो नहीं, परिवार के घर निर्माण के लिए नहीं देंगे, तो ये चीज़ याद रखना। और ऐसे भी लॉन्ग टर्म हो जाएगा, शॉर्ट टर्म की बात बोल रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो दोनों 5 में से 3 सही होता है। अब देखो अगला, बस इसमें इतना सा पता होना चाहिए था कि WPI की जगह आजकल CPI यूज़ कर रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है, और ये पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, आप इतना सा तो पढ़ोगे ही ये कि CPI में जो वेटेज होता है ज़्यादा होता है, क्योंकि CPI में सब कुछ इंक्लूड होता है। CPI में जब CPI से हटा लिया जाता है, जैसे
फूड को हटा लिया जाता है, पेट्रोल को हटा लिया जाता है, तब WPI ये बनता है। ठीक है, तो ये सवाल बात है, इसका वेटेज ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो सही है। WPI सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसा कि CPI करता है। अब ये एकदम सही बात है। अब इसीलिए देखो यहीं पे ये दिमाग लगाना था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI के नहीं, अरे यहाँ पे जब पता लग रहा है ये कमी बता रहा है तो ये क्यों करेंगे यूज? ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, तो ये गलत है। और यहाँ CPI का यूज किया गया है, याद रखना। तो 1 2 3 ऐसे देखो, ध्यान से समझना। तीनों तो कभी सही होंगे नहीं, तीनों गलत भी नहीं होंगे। और आप याद रखना कि एक तो जरूर गलत होता है और ये से प्रोबेबिलिटी है। जब देखो याद करो, देखो ये वाला देखो, आज ये नया ट्रिक पता चला है। ये जब इन्वर्टेड कॉमा में दे रहा है वो सही होता है, सारे स्टेटमेंट सही हुए हैं वो। और ये एकदम सही बात बोला, ये कॉन्ट्राडिक्शन इन दोनों में, तो इन दोनों में से एक सही होगा, ये सही है ही। तो कितने स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट अपने सही हो गए, याद रखना ही चाहिए। अब आ जाओ, इसका तो अपने को ट्रिक पता ही है। 2 स्टेटमेंट 2 सही होते हैं 4 मिलान वाले में। आज तक रिकॉर्ड है, शायद एक आध बार इधर उधर हुआ है, नहीं तो 4 मिलान वाले में 2 सही होते हैं। चलो ठीक है, नहीं पता, चलो अब करते हैं इसको, ध्यान से देखना। देखो मैकोंग नदी है ना, मैकोंग नदी, ठीक है, चाइना की नदी, चाइना से होके बहती है और ये साउथ चाइना सी में गिरती है। ठीक है, ना कि अंडमान सागर याद रखना, अंडमान निकोबार है जस्ट उसके उस साइड में ही है। ठीक है, थेम्स नदी ये आयरस में नहीं गिरती। ठीक है, वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, याद रखना। ये जो है ना एशिया को और यूरोप को अलग करती है। ठीक है, वोल्गा नदी। जम्बेजी नदी जिम्बाब्वे से बहती है, याद रखना, और हिंद महासागर में गिरती है, एकदम सही बात है। ये थेम्स नदी किसी को पता है कहाँ पे गिरती है? अमित, ये जम्बेजी नदी याद रखना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक के बॉर्डर पे क्रॉस होकर हिंद महासागर में गिरती है। अमित पता है थेम्स नदी कहाँ पे गिरती है? लंदन में सर। थेम्स नदी लंदन में है शायद, क्या कंफर्म नहीं पता क्या? ये तुम लोग कर क्या रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। सर इंग्लिश चैनल में है। इंग्लिश चैनल में नॉर्थ सी, याद रखना, नॉर्थ सी में गिरती है, नॉर्थ सी में। इंग्लिश नॉर्थ सी है, उसके पास में नॉर्थ सी में, याद रखना, नॉर्थ सी में, उत्तर सागर में गिरती है जाके। याद रखना, आगे जाके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पता होना चाहिए एटलीस्ट। यूपीएससी के ऑप्शनों पे तो काम कर लो। ठीक है, आगे देखो, ध्यान से देखो। ये लंदन थेम्स नदी जो है ना सर, लंदन शहर के किनारे, थेम्स नदी के किनारे लंदन शहर बसा हुआ है, इसलिए मैंने लंदन बताया था। मैंने पूछा कहाँ गिरे। चलो ठीक है, ध्यान से देखो, अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये पकड़ो, एक्सट्रीम वर्ड, सभी अनाजों, दालों और तिलहनों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर प्रापण खरीद भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होता है। क्या बात कर रहे हो? सभी अनाजों खरीद गलत। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। पहली बात, CACP जो सुझाव देता है, ठीक है, फिर उसके बाद में जो कमेटी होती है वो, और याद रखना MSP हर राज्य में नहीं है। ठीक है, गलत है। आगे देखो, अनाजों हैं, दालों का MSP किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंचे। तो याद रखना, पहले CACP सुझाव देता है कि जो मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसमें डिसाइडेड किया जाता है, फिर उसको खरीदा जाता है। ठीक है, तो ये अब देखो, ये इस टाइप का वर्ड पकड़ो, कभी नहीं पहुंच पाते, बहुत एक्सट्रीम। विद द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज, क्या बात कर रहे हो? हाल वर्ड ये ऐसे गलत हो जाएगा, एक्सट्रीम। अनलिमिटेड, दोनों गलत, डी आंसर। ठीक है, अब आगे देखो ये वाला। अब देखो ये चीज़ पकड़ो, अब देखो ये हर साल क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझना ही चाहिए। कॉल मनी वाला अब की बार भी आया था। 1 2 3 4 चारों कभी सही होंगे नहीं। अगर चारों फैक्चुअल स्टेटमेंट है तो 2 आंसर प्रोबेबिलिटी सही होने की रहती है। अब देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था संदर्भ में ध्यान से समझना। कॉमर्शियल पेपर, अल्पकालीन, अब देखो यही क्वेश्चन UPSC 2023 में आया है। अब देखो यही है, मैं फिर बताऊँ, PYQ के बच्चे से काम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ठीक है, याद करो, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ चीज़ सही हो रहा। आज ये नई ट्रिक पता लगी है,
इसलिए मैं फिर बार बता रहा हूँ, ज़्यादा अगर करोगे ना, मतलब बार बार पेपर को देखो तो बहुत सारी चीज़ें नई नई पता लगती है। चलो ऐसे भी पता होना चाहिए, कॉमर्शियल पेपर जो है अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र होता है, यही आपके यूपीएससी 2023 में आया था। तो ये शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। प्रतिभूति रहित वचन पत्र एकदम सही बात है। अब देखो, शीघ्रावधि द्रव्य कॉल मनी के अंतर्गत अंतर बैंक लेन देनों के प्रयुक्त अल्प अवधि के वित्त है, ये भी याद रखना। कॉल मनी जो होता है बैंकों के बीच में होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के जो नीड होते हैं उसको फुलफिलमेंट करने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना लगातार आ रहा, 2021 में भी मिलेगा, 2023 में भी आया आपकी बार, ठीक है। कॉल मनी वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि जो लिबोर था उसको बंद कर दिया गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो ये दोनों एकदम ठीक है, तो ये दोनों के दोनों अल्प अवधि का वित्त है, ये भी उसका ही बात है। अब देखो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भारतीय रिजर्व बैंक संस्था गलत होती है, द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालीन, अरे नहीं, ये सेबी वेबी के द्वारा होता है, याद रखना ये चीज़। शेयर मार्केट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रिजर्व बैंक गलत, संस्था गलत होती है, याद रखना। अब आगे देखो, शून्य कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड्स अनुसूचित व्यापारी बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित, अरे नहीं ब्याज रहित, तभी तो उसको जीरो कूपन बॉन्ड बोला जा रहा है। देखो छोटी छोटी चीजें पकड़ो, यहाँ यूपीएससी देखो फंसा रहा है, ब्याज सहित नहीं ब्याज रहित होता है, रहित। अब देखो ये छोटा सा वर्ड याद रखना, तभी तो उसको जीरो कूपन बॉन्ड बोला जाता है। याद करो, मैंने बोला था फैक्चुअल स्टेटमेंट आएगी तो 2 आंसर होते हैं सही। अभी नई चीज़ पता लगी, इसको पकड़ो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, मिलान वाले तीनों के तीनों कभी सही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तीनों गलत होने की प्रोबेबिलिटी होती है, पर हिस्ट्री क्वेश्चनों में तो नहीं होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 6th क्लास के एनसीईआरटी के क्वेश्चन है हिस्ट्री का, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में। ये पहले भी पूछा गया है। परिवारजक चार याद रखना, जो सन्यासी लोग होते हैं ना, ध्यान समझना, तो परिवारजक उनको बोलते हैं जो सब कुछ छोड़ चुके हैं, परिवारजक है, समझो, जो सब कुछ छोड़ चुके थे, घर, जो सन्यासी होते हैं, जो सन्यास आश्रम के आखिरी स्थित होते हैं, उसको बोला जाता है परित्यागी व भ्रमणकारी, एकदम सही बात है। ये देखो पकड़ो, परित्यागी भ्रमणकारी, ठीक है। तो ये सही है, 100% ठीक है। उपासक, अब देखो ध्यान से समझना, मैंने कितनी बार बोला कि पुजारी उजारी यूपीएससी कभी भी इनको सपोर्ट नहीं करता। उच्च पद प्राप्त पुजारी शर्मण, अरे नहीं, बौद्ध उपासक होता है, ठीक है। जैन बौद्ध धर्म दोनों में होता है, जैन भिक्षु या जैन साधु को बोला जाता है, ठीक है। तो ये गलत है, शर्मण याद रखना। जैन साधु या जो बौद्ध धर्म के जो साधु होते हैं, उपासक होते हैं, उनको बोला जाता है, ठीक है। उपासक, जैसे अशोक उपासक था, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, अब याद करो इस टाइप का वर्ड सही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, 2 स्टेटमेंट सही होंगे। इधर इंग्लिश में आओ, देखो परिवार चाहिए रिनाउंस एंड वंडर, ये सही है। अब देखो, शर्मणा प्रेस्टिट विथ ए हाई स्टेटस, क्या बात करें, गलत। ले फॉलो बुद्धिज्म, एकदम जनरल स्टेटमेंट है, देखो। और ये हाई फालतू की बात कर रहा है, जैसे मैंने बोला था प्रेस्ट वेस्ट को यूपीएससी सपोर्ट नहीं करता इन चीज़ों को। अब देखो, ये क्वेश्चन मेरा कैसे सही हुआ था उस टाइम, ध्यान से समझना। आप देखो, मैंने बोला ना, ध्यान से लॉजिक समझो, ये सीख लो, नया ट्रिक पता लगा। 4 कभी सही होंगे नहीं, फैक्ट वाले स्टेटमेंट है, 2 ही सही होंगे यार, यही है। भारतीय हाथियों के संदर्भ में ध्यान समझना, हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करता है, एकदम जनरल स्टेटमेंट है, सही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये कोई चेक करने नहीं जाएगा, ये सही है, ठीक है। अब आगे देखो, हाथी की अधिकतम बोला है, गर्भवती 22 माह तक हो सकती है, एकदम सही बात है, 100% सही होगा। अब आगे देखो, सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, अभी स्पेसिफाई कर दिया, गलत बात, डाटा है, कटेगा, याद रखना ये चीज। भारत के राज्य में हाथियों की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में है, केरल छोटा सा है, मुझे बताओ कैसे होगा, ये कर्नाटक है, याद रखना, गलत फैक्ट है, गलत होगा। 2 स्टेटमेंट सही। ये नई ट्रिक पता लगी है, 4 वाले स्टेटमेंट के, इनके बारे में याद रखना ये चीज, ठीक है। आप देखो, इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ, याद रखना, पक्षी के जितने भी नाम होते हैं ना, वो याद रखना इंग्लिश नेम होते हैं। भारत के जैव विविधता संदर्भ में एक तो ये ट्रिक है इसका, सैलॉन, फ्रॉग माउथ इंग्लिश, कॉपर स्मिथ, बर्बेट, ग्रेचिन, मिनवेट, और ये सब इंग्लिश में लिखा है, तो ये पक्षी के नाम होते हैं, याद रखना ट्रिक है। जिसका नेम इंग्लिश में होता है वो पक्षी या पशु होते हैं, याद रखना, पक्षी या पशु। सर 73 कहाँ करवाए? अच्छा, वो मुझे लगा उधर होगी, ठीक है। पहले एक बार इसको देख लो, मैं करवा रहा हूँ। देखो, तो याद रखना, जिसका भी नाम इंग्लिश में होता है वो पक्षी हो गया, पशु होगा, तो यहाँ पे पक्षी दिया अपने को,
दूसरी बात देखो यहाँ पे देखो प्राइमेट, सरीसृप या विचार अपने को अलग दिया, ओड, ये सारे सारे इवन है, ये ओड जा रहा है, ठीक है। एक तो ये तरीका था। दूसरा देखो एक और लॉजिक पकड़ो इसमें, एक और इसका देखो ध्यान से देखना, बर्ड्स आर जनरली नेम्ड आफ्टर कलर ऑफ नेक, गर्दन के नाम के आधार पर ना बर्ड्स का नाम दिया जाता है, याद रखना। एंड टाइप ऑफ बीक, जो उसकी चोंच होती है उसके आधार पर। अब देखो सिलोन, फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ बार्बेट या ग्रे चिन मिनवेट या वाइट, थोड़े रेस्टोर यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे पता लगेगा। देखो वाइट सफ़ेद, मैंने बोला उसके ग्रे, समझ में आया ये चीज़? तो वो याद रखना, बर्ड्स आर जनरली नेम्ड आफ्टर कलर ऑफ नेक, गर्दन का जो रंग होता है उसके आधार पर, एंड कलर एंड टाइप ऑफ बीक, बीक किसको बोलते हैं, शायद उसके चोंच को बोलते हैं, जो भी है, ठीक है। तो याद रखना कलर वलर के बारे में सब दिया हो, डिफरेंट कलर वलर दिखे, वाइट हो गया, ग्रे हो गया, तो ये याद रखना पक्षी होंगे। पहली बात एक तो ये ट्रिक लग रहा था इसमें, ठीक है। दूसरा यार मैंने ऐसे सही किया था इसको, नहीं शायद उस टाइम मुझे नहीं पता था इस ट्रिक में, 2019 में 20 में तो ऐसा था, मुझे मैंने खुद खोजी थी 10-11 ट्रिक, तो उससे था मुझे पता लगा था, पर बाद में पता लगा था ये चीज़, ठीक है। अब देखो मोनिका ने इसको कैसे क्वेश्चन को सही किया था, ध्यान से देखना। सिलोन, फ्रॉग माउथ भारत की जैव विविधता में पाया जा रहा है। अरे सिलोन मतलब श्रीलंका, सोचो श्रीलंका में कैसे पहुंच गया, ये तो भाई सब उड़ के ही तो पहुंचेगा, तो पक्षी, उसने ऐसे सही किया था। मैं फिर बता रहा हूँ लॉजिक होता है, आपको लगाने पर होता आप कैसे लगा पाते हो। अब देखो ध्यान से देखो, ठीक है। कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? अब भी पता होना चाहिए कावेरी नदी कहाँ से बहती है, ठीक है। अब देखो याद करो, मैंने पहले बोला था पापी कोंडा, कोंडा कोंडा कहाँ पे? अरे वो मूवी देख लो, पुष्पा मूवी, 2-3 क्वेश्चन तो वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश, याद रखना। आंध्र प्रदेश। अब जो ध्यान से समझना, नागौर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ठीक है। सत्यमंगल बाघ आरक्षित क्षेत्र, याद रखना, ये कहाँ पे है? वायनाड, सत्यमंगलम, ये केरल में। वायनाड केरल में। अरे ये सत्यमंगल कहाँ पे है बताओ? तमिलनाडु में। हाँ तमिलनाडु में, याद रखना। अब देखो ये एरिया आंध्र प्रदेश एकदम इधर है, और ये देखो कर्नाटक, सत्यमंगलम, तमिलनाडु और केरल, ये सब कर्नाटक दोनों के क्षेत्र में। हाँ, तो ये चीज़ याद रखना, ये यहाँ पे सब मिल जाएंगे। तो ये देखो ये ओड हो गया, तो ये गया काम से, आंसर अपना 1 2 3 4, तो अपने को ओड इवन पकड़ना, तो ये चीज़ याद रखना। और पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना ये चीज़। देखो भारतीय अनुपमृग बारहसिंगा, ठीक है, बारहसिंगा याद रखना, यूपी और एमपी का वो राष्ट्रीय पशु ऐसे कुछ करके है, मतलब वहाँ का मतलब राज्य पशु पक्षी है, इतना पता होता है ये क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। अनुपमृग की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती, देखो पक्की भूमि, अभी देखो ये क्यों दे रहा है एक्सप्लेनेशन, तो पक्की भूमि, ये मानस, याद रखना दलदली क्षेत्र ऐसे कट जाएगा। मधुमली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु में, नीलगिरी तार के लिए फेमस है, ठीक है। और वहाँ पे घास बक्स नहीं पाया जाएगा। ताल छापर याद रखना राजस्थान में, चूरू में, ब्लैक बक के लिए फेमस है, याद रखना ये ब्लैक बक के लिए फेमस है, ठीक है। ये मधुमली जैव वन्य अभयारण्य याद रखना तमिलनाडु में, नील तार के लिए फेमस है, ठीक है। आगे देखो ये क्या बोला है, केवल घास बक्सी है के संरक्षण के लिए निम्न में कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? याद रखना कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और ये है यूपी में। ये भी पता होता है कि यूपी एमपी का ये राज्य पशु ऐसा कुछ है, उससे भी हो जाता है क्वेश्चन। अब आ जाओ इधर, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये गलत मत करना। इस पास लेग है, तीनों जनरल स्टेटमेंट, सारे सही निम्न किसके लिए सामग्री हो सकता है? क्वेश्चन वाइड डिमांड है, सारे जनरल स्टेटमेंट। सीमेंट के उत्पादन के लिए हो सकता है, आज नहीं तो कल हो गया। कृषि मृदा सुधार के लिए हो सकता है, आधार सड़क के निर्माण के लिए, याद रखना तीनों के तीनों सही। और ये याद रखना आगे जाके फिर ये क्वेश्चन बनेगा 2021 में, ठीक है। नहीं याद करो, मैंने बोला था देखो 2 क्वेश्चन जो है हमेशा सेम, देखो ये रहा। अब देखो ये इतना पॉजिटिव चीज़ है, तो ये गलत कैसे हो जाएगा? ये 100% सही। अब देखो इसी क्वेश्चन को सही कर लेते हैं, अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये पकड़ा करो, देखो मैं इसी पेपर में शायद बताया, बहुत जगह ऐसे लग रहा है। ये ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दिगर जो भी सस्टेनेबिलिटी है उसको सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग की अधिक प्राथमिकता दी जाएगी? पॉजिटिव चीज़ है ताम्र स्लेग, जब ये इस्पात स्लेग जब ज़्यादा पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये 100% आएगा, ठीक। अब एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये शीत है और ये उष्ण है, ध्यान से समझना। तो इन दोनों में से एक ही होगा।
और अपने को पता शीत ज़्यादा अच्छा होगा ना कार्बन के लिए, पर्यावरण के लिए। उष्ण तो उल्टा नेगेटिव होता है, तो ये नहीं होगा, तो ये आएगा। ठीक है, अब जियो तो ऐसे ही सही होता है पॉजिटिव, पोर्टलैंड सीमेंट तो ऐसे नेगेटिव होता है, तो ऐसे 5 में से 3 स्टेटमेंट सही। अब देखो ये फ़ायदा होता है सिमिलर सारे क्वेश्चन पास में। यार ताम्र से ले गया ना, इसका मतलब डामर, इसको डामर बोलते हैं। चलो ठीक है, आगे आ जाओ। इधर ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना। अब ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। देखो, निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक बोल दिया है, स्पेसिफिक बोल दिया, तो याद करो मैंने क्या बोला, चारों आएगा ना, 3 2 आएगा। सर्वाधिक संभावनीय स्थान जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। अब देखो इसमें एरिया पकड़ना है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य याद रखना उत्तराखंड में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान अभी इतना पता हो, गंगोत्री गंगा कहाँ से निकलती है वो सब उत्तराखंड। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य अपने को पता लग रहा है यूपी में है। ठीक है, मानस असम में है। तो ये तो ऐसे कट गया, यूपी भी कट गया। दोनों सबसे ज़्यादा कहाँ, एक ही एरिया में तो पाया जाएगा। यहाँ से चलिए यूपी से बाकी यूपी में आ जाएगा। नो, इन दोनों में आंसर 2 स्टेटमेंट। आवाज आ इधर। ठीक है, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। देखो ये मैंने बोला था 2011 में करवाया था, तभी मैं बोला था कोयला इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने उस टाइम बताया था भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है, एकदम जनरल स्टेटमेंट है, सही है। अब देखो कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट, मैंने कितने बार बोला है, कोयला कितने प्रकार का है, हजारों प्रकार का कोयला है, किसी में भी एक चीज़ मिल गया 100% सही होगा। यह रखने मल्टीपल जैसे इफेक्ट होते हैं वो गलत नहीं होते हैं, सही है। आगे देखो, कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करता है। अरे हाँ, इसी से तो यार करो एसिड रेन होता है, उत्सर्जित करते हैं, करेंगे 100%। तीनों के तीनों सही, याद रखना ये चीज़। अब आ जाओ अगला, खेती में बायोचार का क्या उपयोग है, पॉजिटिव है, बस कोई एक्सट्रीम वर्ड ना हो, और बस कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं दिखा रहा हूँ। अब देखो बस पकड़ो आराम से, बायोचार। ठीक है, बायो मतलब जैविक ऐसा कुछ होगा। बायोचार उद्यावर खेती में वर्धीकर माध्यम के अंश के रूप में, अंश छोटा सा भी अंश प्रयोग हो जाएगा, सकता है, 100% होगा। जब बायोचार वर्धीकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीव की वृद्धि को बढ़ावा देता है, एकदम पॉजिटिव काम। जब बायोचार वर्धीकर माध्यम के अंश के रूप में, देखो ये एक ही चीज़ बोल रहा है, सारे के सारे सही होंगे। माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब उस वर्धीकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक था। कितना पॉजिटिव बात बोला, तीनों के तीनों सही होंगे, सोच रहे नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात देखो, सब में सिमिलर ऑप्शन दिए है, इंग्लिश में पकड़ सकते हो। देखो इनेबल, प्रमोट, कैन, सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन याद रखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यदि किसी पौधे को विशिष्ट जाति का वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य है। अब देखो सबाइश बात है, ये वन्य जीव सुरक्षा करता है तो उस पौधे की भी सुरक्षा करेगा। अब उस पौधे की सुरक्षा करेगा, बस कौन से बोल रहा है, उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट, काटो। यह आनुवंशिक रूपांतरित फसली पौधा, क्या बात करें, गलत फालतू की बात बोल रहा है। ऐसा पौधा आक्रामक होता है और पारितंत्र के लिए हानिकारक होता है, क्या बात करें, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी जाती है उसको रखा जाता है। भाई लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, सही बात है, और किसी एक्ट में आ गया तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, इंग्लिश में आओ, इधर देखो, प्लांट आंसर इन दोनों में से बनेगा। इस जेनेटिकली मॉडिफाइड है, क्या बात करें, नहीं, एलाइंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट द प्लांट। अब आ जाओ इधर। अब देखिए ये क्वेश्चन आराम से, जो 2023 में मैंने इसी के आधार पर ट्रिक लगाया था 2023 वाला, मैं इसीलिए फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, याद करना कि यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के संदर्भ में मैंने बोला था गुप्ता पीरियड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। नगर, घंटाशाला, कदूरा और चोल किसके लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम क्या है, बंदरगाह, सोचना ही नहीं है। अब की बार भी यही सेम चीज़ लगी थी। राजधानी कब से पूछने लगा यूपीएससी, ये कब से पूछने लगा, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल अपने को पता नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो पश्चिमी तट पर मैं कुछ बता रहा हूँ, पश्चिमी तट पर देखो कुछ प्रमुख बंदरगाह है, याद रखना। कैम्बे, पश्चिमी तट पर कैम्बे, सोपार और
कल्याण प्रमुख बंदरगाह है, याद रखना है। तो आगे जाके यूपीएससी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो ये बहुत मैंने बोला था 2019 का क्वेश्चन। कृषि में शून्य जुताई कितनी बार आ चुका है, सोचो। 0 टिलेज। डायरेक्ट खेती में बस ऐसे करके बीज रोप दिए जाते हैं, जुताई नहीं की जाती। जुताई में ऐसे हल चलाने पड़ते हैं बस। फसल के अवशेष को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है? संभव है, 100% सही होगा। चावल की नई पौधों की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों को नम मृदा में सीधे रोपण संभव है? 100%। एक पौधा भी उग गया तो क्या हो गया, सही हो गया। मृदा में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन संभव है? 100% सोच रहे नहीं है, तीनों के तीनों सही होंगे। संभव, पॉसिबल स्टेटमेंट ऐसे सही होते हैं। गलत मत कर देना इन क्वेश्चनों को, याद रखना। पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, और ऐसे पॉजिटिव अप्रोच से भी कर सकते हो इसको। अब देखो ये वाला ध्यान से समझना, यही क्वेश्चन आपकी बार 2022 में भी मिलेगा आपको, और आपकी बार भी आ सकता है। जैव ईंधन, क्योंकि आपकी बार है ना G20 में जैव ईंधन पॉलिसी भारत ने स्वीकृत किया है, याद रखना। आपके इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार आपकी बात दिया है G20 में, याद रखना ये चीज़। जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किन का उपयोग कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त हो सकता है? अब हो सकता है, देखो ध्यान समझना, 3, 4, 5, 6 ये स्टेटमेंट बनेगा। 6 के 6 तो कभी नहीं होंगे, पर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके आंसर होंगे, ठीक है। तो 3 नहीं होगा, तो 4, 5 में से होगा। अब देखते हैं कौन सा। कसाव आपको नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। पर अपने को पता है जैव ईंधन राष्ट्रीय नीति, याद रखना कभी भी ऐसा नहीं होनी चाहिए। कोई भी पॉलिसी किसी दूसरी पॉलिसी को कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। अब देखो फूड सिक्योरिटी भी, खाद्य सुरक्षा भी अपने एक पॉलिसी है, ठीक है। अब ऐसी कभी नीति नहीं बनाएंगे जो फूड सिक्योरिटी को चैलेंज करे। सटीकृत गेहूं के दानों को इनका तो यूज किया जा सकता है 100%, वो तो खराब हो जाएगा, वो तो खाने में यूज नहीं होगा। इसका तो यूज किया जा सकता है। मुझे बताओ, मूंगफली के बीज ये यूज करने लगे तो भारतीय जनता क्या खाएगी? इतनी करोड़ों वो है, तो ये तो फूड सिक्योरिटी चैलेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कट गया, ये कट गया, तो ये गया अपना। सड़ा आलू यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चुकंदर भी यूज कर सकते हैं, चुकंदर ज़्यादा ऐसे लोग इतना ज़्यादा खाते नहीं हैं। मूंगफली का तो सोचो तेल आता है, कितने सारे आइटम बनते हैं मूंगफली के, तो ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखो कसावा अपन जानते भी नहीं क्या है ये, ठीक है। अननोन चीज़ याद रखना सही होता है। हॉर्स ग्राम याद रखना, इसका यूज नहीं करते। हॉर्स ग्राम किसको बोलते हैं, है इसका कुछ ना कुछ तो, ठीक है। ये कुल्फी होता है सर, ये फसल इधर होती है मेरी तरफ। हाँ, मतलब ये इसका ना जैव ईंधन के लिए ही उसको उगाया जाता है। ये याद दलहन है सर, दलहन है, इसकी दाल होती है सर। कुल्थी हॉर्स ग्राम जो भी है, ठीक है। तो इसका यूज नहीं, हाँ तो ये दलहन होगी तो सब बात है, खाद्यान्न फूड सिक्योरिटी के लिए चैलेंज हो जाएगा ना, तो ये नहीं होगा, याद रखना ये चीज़। तो ये सारी चीज़ें होगी, तो 4 स्टेटमेंट अपना सही होगा। अब आ जाओ इधर। अब देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये कभी गलत मत करना। कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे, मैं अभी बता रहा हूँ, 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के। एक वर्ड दे देगा, उसका मीनिंग पूछेगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? याद रखना, ये कभी भी गलत करके मत आना। और मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चनों का ये आंसर होता है, ये चीज़ याद रखना। जैसे मान लो अगर 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 6 में से 3 का तो जरूर होगा, देख लेना आप ये चीज़ ऑब्जर्व करके। 3 का तो जरूर होगा ये आंसर। 3 भी अगर मान लो मार के आए तो अपन फिर भी 4 नंबर फायदे में है। भाई फ़ायदा सोचो, रिस्क लेना पड़ेगा। वो तो चलो मैं एक बहुत तुक्का बता दिया, नहीं अपन तो ये पैटर्न भी सीख चुके हैं, तो इससे भी करेंगे ना अपन क्वेश्चन। बहुत सारे तरीका अपने पास तो क्वेश्चन करने का। तो अपन 6 में से मान लो 5 सही करके आएंगे ना। ये तो मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ, नहीं आ रहा तो ए मार के आओ, पर मैं फिर बता रहा हूँ उससे अच्छा मैंने सिखाया हूँ, वो चीज़ पकड़ो। अब देखो ध्यान से देखना ये क्वेश्चन को कैसे करना है। कार्बन के सामाजिक मूल्य, समाज पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है, उसका सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। निम्नलिखित किसका माप है? आर्थिक मूल्य, ध्यान समझो, ये पकड़ो, ये चीज़ें एक्स्ट्रा क्यों दिया है। आर्थिक मूल्य के रूप में ये निम्नलिखित में किसका माप है? माप, ठीक है। प्रदत्त वर्ष में 1 टन, देखो 1 टन माप CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति, आर्थिक क्षति। आगे आंसर सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो, किसी देश की जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिक वस्तुओं से प्रदान करता है। क्या बात करें, एंड लगा रहे, फालतू बात बोल रहे हैं ऐसे भी। किसी जलवायु शरणार्थी, अरे ये जलवायु शरणार्थी यहाँ कुछ दिया है। प्रति ग्रह पे किसी विशेष व्यक्ति द्वारा अंशतः कार्बन फुटप्रिंट शैली पूछ रहा अपने को। तो ये चीज़ याद रखना, एक एक चीज़, ये देखो ये पकड़ो, ये इम्पोर्टेंट है। 1 टन माप दे दिया, दीर्घकालीन क्षति, आर्थिक चीज़ हो गई, आंसर 1।
अब आगे देखो, मैंने बोला था ना वो एक ट्रिक याद रखना, जब वो दो कंपेरिजन देखो। अब ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से होंगे, मैं फिर बता रहा हूँ। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में पूछ रहा, चलो ठीक है। 3 फैक्ट यहाँ रखो, एक सही। ये ट्रिक है। उड़द की खेती जो है खरीफ और रबी दोनों फसलों में उगाई जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती? उगाई जा सकती है आराम से, 100%। सही हो गया। आगे देखो, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। ये तो कितना गलत हो गया। पिछले 3 दशकों में, यार कोई स्लैग डिकेड गलत होता है। जहाँ खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। क्या बात कर रहे हो? 3 दशकों में तो कुछ पता नहीं कहाँ से कहाँ कुछ हो जाएगा, गलत। अब तो ये क्वेश्चन आराम से करना, ये पहले भी PYQ में आया हुआ है। अरे NCERT क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक है। यह फसल उपोषण प्रकृति की है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। उपोषण प्रकृति की है तो झूठ ऑटोमेटिक कट गया, झूठ तो आंसर नहीं आएगा। उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, ये तो ठीक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित 250 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुपहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है, तो नमी धारण क्षमता ब्लैक सॉइल, कपास। उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है, याद रखना कपास। गन्ना वना नहीं, चाय नहीं। चाय में तो याद रखना 200 सेंटीमीटर ज़्यादा वर्षा चाहिए, ऐसे कट जाएगा। गन्ना में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। पाला रहित दिन मैंने उसी से कर दिया था, याद रखना ब्लैक सॉइल होती है। अब ना यही क्वेश्चन बना देगा, यही क्वेश्चन। अब देखो 2021 में ना, देखो कपास से पूछ लिया, अभी 2020 में, 2021 में गन्ना से पूछ लिया, 2022 में चाय से पूछ लिया, अभी जूट से भी पूछा हुआ पहले। तो ऐसे UPSC क्वेश्चन पूछता है, तो ये चीज़ याद रखना। जूट बंगाल में होता है, हेवी रेन चाहिए, इन तीनों के लिए चीज ज़्यादा पानी चाहिए। अब आगे चाय के लिए बहुत पानी चाहिए, मगर चाय के बगान में पानी कभी नहीं रुकना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, फ्लो होता रहना चाहिए। और वो जूट के लिए भी वही सेम कंडीशन होती है, जूट के लिए भी बहता हुआ जल होना चाहिए। अब देखो, सौर जल पंपों के संदर्भ में कोई टेक्नोलॉजी है, पॉजिटिव होगा। सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निम्नजनी पंपों के लिए नहीं। क्या बात कर रहे हो? दिस एंड दिस नॉट। भाई इसके लिए भी तो हो सकता है ना, क्या दिक्कत है? बड़ा सोलर पंप वो लगा देंगे अपन, क्या दिक्कत है उसमें? गलत। सौर ऊर्जा का उपयोग अब केंद्रीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है, पिस्टन वालों के लिए नहीं, गलत। दिस एंड दिस नॉट वाली ट्रिक याद रखना, दोनों के दोनों गलत। अरे ये थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, कोई चीज़ बन रही है तो सबके लिए काम करेगी ना, सरकार ऐसे इसलिए होते ही कि ये पिस्टन जो है, फिर तो वही हो गया, स्पेसिफिक चीज़ को बढ़ावा देना चाह रही है, तो गलत है ना। ठीक है, आगे देखो, वैशाली बंद करो अपनी साइड से। ठीक है, आगे देखो, गन्ना देखो UPSC फेवरेट है, ये हर साल आता है। भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में ध्यान से समझना है इसको ना। ये क्वेश्चन देखो 1 2 3 4 चारों कभी सही होंगे नहीं, एक नहीं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी 2 3 में से होता है। फैक्चुअल होगा तो 2 आएंगे। अब देखते हैं। अब देखो, जब बर्ड चिप सेटलिंग्स, याद करो इस टाइप को दे रहा है तो सही होने प्रोबेबिलिटी है कि नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। एकदम सही बात है। और याद करो, नई टेक्नोलॉजी आएगी तो फायदा होगा, पॉजिटिव सही है, 100% सही होगा। नहीं तो अभी क्या होता है, ध्यान से, परंपरागत में क्या होता है, गन्ने काटा जाता है, काट के फिर ऐसे खेतों में ऐसे लगाया जाता है। ये बोला नहीं, आप एक जगह लगाओ फिर उसका पेड़ को जाके लगाओ तो ज़्यादा फायदा होगा ना, सही बात है। अब आगे देखो, जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है ऐसे, तब एक कलिका सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। क्या बात करिए, तो ओल्ड टेक्नोलॉजी को अच्छा बता रहा है, गलत। याद रखना, ये तो गलत हो जाएगा। खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स को सीधे रोपण होता है, तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। ये तो इम्पॉसिबल चीज़ होगी। उल्टा आप खुद ही सोचो ना, 10 पेड़ है और एक सिंगल पेड़ है, तो ज़्यादा बचने की प्रोबेबिलिटी इनमें से रहेगी ना किसी की। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे इंटरचेंज किया दोनों में, दोनों ऑप्शन में इंटरचेंज किया उसने। गन्ने की खेती जो होती है उत्तर संवर्धन से तैयार की गई सेटली से की जा सकती है, 100% सही होगा। तो 2 स्टेटमेंट सही। अब देखो, ये कितनी बार याद करो, ये वर्टिकल फार्मिंग 2011-12 का क्वेश्चन, मैं उस टाइम भी बोला था। ठीक है, ध्यान से देखना। भारत के संदर्भ पूछ रहा है, स्पेसिफिक पूछ रहा है। निम्न किस पद्धति को पारितंत्र अनुकूल कृषि माना जाता है? देखो, फसल विविधीकरण, ये तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, होगा, पारितंत्र के अनुकूल होना माना जाता है।
लेग्यू इंटेंसिफिकेशन सिम आदि के, ये भी है। मालूम नहीं पता तो नई चीज़ें तो ऐसे सही होते हैं। टेंसीमीटर का प्रयोग, ये भी सही है, याद रखना। अभी देखो वर्टिकल फार्मिंग, ध्यान समझना। वर्टिकल उदा फार्मिंग मैंने बोला था जहाँ ढलान होती है वहाँ पे, पर इसमें याद रखना सॉइल इरोजन का होने ज़्यादा खतरा रहता है, तो ये पारित अनुकूल कृषि नहीं है, याद रखना ये चीज़। और ऐसे भी ये स्पेसिफिक एरिया में होती है, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर नहीं है वर्टिकल फार्मिंग। रुक जाओ, नहीं, वर्टिकल फार्मिंग देखो ना, एक तो उसको क्या बोलते हैं टेरिस, देखो एक ये होता है, और एक वर्टिकल फार्मिंग जैसे आजकल जो किया जा रहा है ना, जैसे मान लो लौकी का हो गया, उसको ऐसे मान लो ऐसे, शायद वो है वर्टिकल फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग है सर, इसमें बहुत सारी जो लाइट्स वगैरह है, पंप्स वगैरह, उनका यूज होता है। ये करंट अफेयर में भी है। हाँ, तो ये इसलिए ज़्यादा है, इसीलिए इको फ्रेंडली नहीं है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो तीन बहुत सारे हाँ अदर बोलो। फर्टिलाइजर सीधे यूज ये जो वर्टिकल खेती इसलिए गलत है सर, क्योंकि इसमें धूप जो है ना एक ही साइड से लगेगा। अगर अच्छा। वर्टिकल खेती करते हैं आप, वर्टिकल खेती अगर आप सीधे करते हैं तो आप मान के चले पूरब से धूप आ गई है तो पूरब की तरफ लगेगी, ठीक है, फिर उस तरफ नहीं लगेंगे, जिससे कि पेड़ को नुकसान पहुंचता है। और पेड़ पौधों को चाहिए प्रॉपर हमेशा बराबर धूप चाहिए। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान देखना। कृषि में फर्टिगेशन मतलब अच्छी चीज़ है, क्या लाभ है, पॉजिटिव चीज़ है, ध्यान से समझना। 1 2 3 4, ठीक, चारों सही होंगे नहीं। सिंचाई जल की सारे तक नियंत्रण संभव बोला है, 100% सही होगा। रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों को सफलता साथ अनुप्रयोग संभव, सभी गलत। पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, 100%। रासायनिक पोषक निशानों में कमी संभव है, क्यों नहीं होगा, सही है, याद रखना ये चीज़, पॉजिटिव पकड़ना है। आ जाओ इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, मेजर माइनर वाला, ये बहुत 2023 में भी क्वेश्चन आया, आगे भी आएगा। भारत में उपयुक्त में से कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है जिनका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ध्यान समझना। मेजर होता है, एक माइनर होता है, ठीक है। अब देखो चारों याद रखना कि ऐसे कभी सही नहीं होंगे, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे किया था, कौन सा आपने सुना है, और जो नए होते हैं वो तो ये काइनाइट, सिलिमनाइट, अभी देखो पहली बार मैं तो पढ़ रहा हूँ, और याद करो आपकी बार भी इस टाइप क्वेश्चन बना था। क्रोमाइट, बेंटोनाइट नहीं होता, याद रखना, 3 सही है, इसके याद रखना, ये पढ़ लेना एक बार, याद रखना, अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजर माइनर क्या होता है, मिनरल से पढ़ लेना अच्छे तरीके से, कौन सी मिनिस्ट्री के तहत देखा जा रहा है, ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन अब बन सकता है आपकी बार। अब देखो ज्योग्राफी में हमेशा डाटा गलत होता है, याद रखना। महासागर औसत तापमान है ओशियन मीन टेम्परेचर के संदर्भ में, OMT को 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है। चलो मान लिया ये सही है। और जनवरी मार्च में क्यों, चलो ठीक है, आगे और देखते हैं। हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में, हिंद महासागर दक्षिण पश्चिम, कितने फैक्ट, और 129 मीटर ही क्यों, 130 भी, एक कुछ भी हो सकता है, गलत। एक फैक्ट दूसरा सही होने की प्रोबेबिलिटी रहती है अगर जनरल स्टेटमेंट दिया है तो। OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, यहाँ पे भी बोल रहा है, यहाँ पे बोला, सही है। उसे निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक, एकदम सही बात है, याद रखना है चीज़। और देखो ये बहुत है, ये तो कितना फैक्चुअल स्टेटमेंट है, तो गलत होगा। अब आता है इधर, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में, यही क्वेश्चन 2022 में आया, ठीक है, पहले भी आया हुआ है। अब देखो रासायनिक उर्वरक अपने पता नेगेटिव होते हैं, तो 1 2 3 तीनों सही होंगे नहीं, तीनों गलत होंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो सही जरूर होगा। वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो, सरकार तो कोई बाहर कंट्रोल निकल जाएगी कोई चीज़ गलत। अमोनिया NH3 जो है, जो यूरिया बनाने में काम आता है, वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, एकदम सही बात है। अरे नॉर्मल स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट उसको मत काटना। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है, वहाँ तेल शोधन कारखानों का उप उत्पाद, याद करो 2011 का क्वेश्चन। और ऐसे भी नेगेटिव चीज़ है, ये भी नेगेटिव चीज़ है, तो दोनों के दोनों सही होंगे। अब आ जाओ इधर, अब देखिए ये क्वेश्चन आराम से 1 2 3 तीनों सही होंगे नहीं, तीनों गलत होने की प्रोबेबिलिटी। भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान मरुस्थल कहाँ पे है, राजस्थान में, बस इतना सा दिमाग लगा रहा तो हो जाएगा। ये 2 जिलों में विस्तृत है, क्यों नहीं हो सकता। उद्यान के अंदर कोई मानव आवास स्थल नहीं है काटो इसको,
यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड याद रखना, राजस्थान में तो पाया जाता है, राजस्थान वेस्ट में, आंध्र प्रदेश यहाँ पे ग्रेट स्टेट, और ये राजस्थान का तो पक्षी भी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। प्राकृतिक हाउस में एक है तो ये 100% सही होगा। 2 जिलों में स्थित है, हो सकता क्या दिक्कत है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। बाड़मेर जैसलमेर, हाँ जैसलमेर और बाड़मेर में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। एक व्यक्ति भी नहीं हो जाए तो गलत हो जाएगा ना स्टेटमेंट। अब देखो ये 2019 का क्वेश्चन मैंने बोला था, यह है सियाचिन हमनेद कहाँ स्थित है। अरे याद करो, मैंने उस टाइम बताया था, इसका आंसर वहीं पे लिखा भी था, नुब्रा घाटी के उत्तर में। देखो उत्तर पूर्व पूर्वी दे, अक्षय चीन के पूर्व में अक्षय, अब देखो अक्षय चीन ये वाला एरिया है। अब इसके पूर्व में तो अपन चाइना में चले जाएंगे, काटो। लेह के पूर्व में, अब देखो लेह लद्दाख पता होना चाहिए, उसके पूर्व में जाओगे वहाँ पे चाइना में चले जाओगे। गिलगित के उत्तर में, गिलगित है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में चले जाओगे आप। नुब्रा घाटी के उत्तर में, हाँ नुब्रा घाटी है, और उसके जस्ट वहाँ पर सियाचिन है। चलो ऐसे पता भी होना चाहिए। तो ये तो 2019 का सेम क्वेश्चन भी था, नॉन क्वेश्चन का डी आंसर तक, ये चीज़ याद रखना। और ऐसे पता होना चाहिए 2019 का क्वेश्चन है ये। अब मैं फिर 12 बता, देखो ये क्वेश्चन आगे जाके फिर रिपीट हुआ है। अब ये गलत मत करो भाई, 4 मिलान वाले सोचना ही नहीं है, 2 सही होते हैं। भील जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? मध्य प्रदेश, ये सही है। याद रखना उस टाइम इसको विदिशा बोला जाता था प्राचीन काल में, याद रखना ये चीज़, ठीक है। और बेस नगर भी बोला जाता था मध्य प्रदेश को, ठीक है। दासमुंदरम याद रखना कर्नाटक, और ये होयसल वंश की राजधानी थी। छोटी छोटी जानकारी रखना। होयसल वंश की राजधानी है दासमुंदर, ये कर्नाटक में है ना कि महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये याद रखना, कर्नाटक को हेलबीडे बोला जाता था, ठीक है। गिर फॉरेस्ट कहाँ पे? गुजरात में, याद रखो 2019 का क्वेश्चन, तो ये सही है। स्थानेश्वर याद करो हरियाणा, ये पहले ही पूछा गया है। थानेश्वर ये पता होना चाहिए। याद करो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। अब आ जाओ इधर, डाटा ज्योग्राफी का डाटा गलत। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भारत के 36% जिलों को अधिशोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया है, गलत। दूसरी बात, अब देखो CGWA का निर्माण जो है केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। 2 फैक्ट में से एक सही होगा, ये ज़्यादा गलत है फैक्ट वाला, ये सही होगा। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है, ये सही है। ये ज्योग्राफी का फैक्ट है, ज्योग्राफी NCERT क्लास का, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब ये पता भी होना चाहिए, तो 2 स्टेटमेंट सही होंगे, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से समझना, 3 फैक्ट 1 सही होगा। ये ट्रिक लग रही है, याद रखना ये चीज़। 3 फैक्ट 1 सही। जेट प्रवाह जो होता है केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है, क्या बात करें। जेट प्रवाह याद रखना उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध दोनों में होता है, गलत। अब आगे देखो, केवल दे दिया, पर कुछ दे दिया तो 100% यही सही हो। चक्रवात को केंद्र में वाताशी उत्पन्न करते हैं, हाँ सही है। चक्रवात का वाताशी अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है, अरे नहीं, याद रखना। फैक्ट है, ऐसे भी गलत होगा। 3 फैक्ट 1 सही होगा। कुछ वर्ड है तो ये सही होगा। अब देखो बाघ आरक्षित क्षेत्र, पहली बात तो पता होना चाहिए। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? अब सबसे बड़ा क्षेत्र की बात बोला, ध्यान से समझना। कार्बेट उत्तराखंड, देखो छोटा सा एरिया है, तो ये तो ऐसे नहीं होगा। रणथंभौर राजस्थान, अरे नहीं, छोटा ज़्यादा सवाई माधोपुर जिले में फैला हुआ, ठीक है, नहीं। अब आगे देखो, सुंदरबन वेस्ट बंगाल का पार्ट, अरे नहीं, छोटा सा एरिया। नागार्जुन श्रीशैलम याद रखना, ये भारत का सबसे बड़ा है। नागार्जुन श्रीशैलम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। तो ये याद रखना, यही है, कृष्णा नदी है, ठीक है। दूसरी बात, एक ट्रिक इसमें पकड़ सकते हो, देखो मैंने कितने बार बोला, याद रखना। सबसे पहले हमेशा प्रायोरिटी देना अंडमान निकोबार को, फिर उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट राज्य को, फिर उसके बाद में साउथ के राज्य को। अब इसमें पकड़ो, देखिए ये नॉर्थ का राज्य है, ये भी नॉर्थ का, ये भी नॉर्थ का है, ये साउथ का है, तो ओड इवन से भी पकड़ सकते हो। ये ओड हो गए, ये इवन हो गए सारे, ये ओड हो गए, तो उस तरीके से भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। देखो 2020 कंप्लीट हो गया। अब अपने पास इस वीक में 5 दिन बचे हैं ना,
तो कल से अपन कंप्लीट करेंगे। अब 2021 कंप्लीट करेंगे, 2022 एक दिन में, 2023 3 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर 2 दिन बचेंगे अपने पास। एक दिन में अपन पैसेज करेंगे 2023 वाला, फिर एक दिन बचेगा उसमें अपने पास रीजनिंग मैथ कर लेंगे। वो 2 दिन में लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, हाँ बोलो। सर ये सीडीएस वाला एग्जाम भी एक बार ना सॉल्व करवा देना। उसके लिए अगर वो देख लेना अर्जुन आईएएस वाला ऐप, जो मैं दे दूंगा उसका आईडी, पर ये मत करो। मेरा मानना है कि उसका, अब आप कर रहे हो तो अपने लेवल पे कर लो। अगर जिसको करना है तो आईडी पासवर्ड ले लेना, मैं बोला तो था उसका, अगर वो करना है तो। ऐसे तो सर मैंने जितने मैंने सॉल्व करे तो मेरे को वो सही निकले। क्योंकि उसमें को देखो सीधी सी बात हो, नॉलेज वाले है, उसमें कोई ट्रिक तो लगेगी नहीं, और वो नॉलेज बेस पे तो आप खुद से कर सकते हो उन चीज़ों को। ठीक है।